कैसे हैं प्यारे बच्चों? सब लोग ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ सबकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चली हुई क्योंकि हमारे पास समय भी कम है और चीज़ हमें ज़्यादा करनी है। चलिए आज हम चलते हैं थर्मल के नेक्स्ट टॉपिक है कैलोरी। कैलोरी बेसिकली हम सब लोगों को पता है कि कैलोरी बहुत ओल्ड टाइम पर इसको कैलोरी बोला जाता है, लेकिन मॉडर्न टाइम पर इसको हमने बोला गया है हीट या एनर्जी। एनर्जी ही दूसरी की फॉर्म कैलोरी है या फिर हीट है। अब देखते हैं कि एनर्जी नीड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वाटर 1 ग्राम। कंडीशन ये है कि 1 ग्राम वाटर होना चाहिए, ठीक है, जिसका टेम्परेचर 14.5 से लेके 1 डिग्री तक बढ़ाया जाएगा या हम बोलते हैं 1 फारेनहाइट बढ़ाया जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब देखिए जो कैलोरी है वो क्या है? मेजरमेंट ऑफ हीट है। हीट का मेजरमेंट करना, किसका? हीट का मेजरमेंट करना कैलोरी के पास ही है। अब जो कैलोरी है वो एक एसआई यूनिट है। 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट 252 कैलोरी, यानी 1 कैलोरी 4.186 जूल पर कैलोरी। अगर इसी को 4186 लिख दोगे तो किलो जूल पर कैलोरी हो जाएगा, यानी कि 1 जूल 0.24 कैलोरी, ठीक है। सीजीएस में इसको एनर्जी बोला गया या अर्ज बोला गया है? सीजीएस में इसी को कैलोरी को हीट बोला, हीट को इसमें एनर्जी बोला गया है, ठीक है। 4.186 प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क देन द हीट वैल्यू 1 किलो कैलोरी प्रेजेंट। मतलब 4.186 में कितना मैकेनिकल वर्क है? 1 कैलोरी प्रेजेंट वर्क हीट प्रेजेंट होगी। उसके बाद है ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1 थर्म 10 की पावर 5 BTU होता है। बस ये ऐसा सीन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जस्ट थोड़ा सा नॉलेज के लिए है हमारा। तो 1 थर्म यूनिट है 10 की पावर 5 BTU, यानी 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, यानी कि 1 थर्म 252। भाई ये इसमें 252 10 की पावर 5 कैलोरी, तो 1 BTU कितना था? 252 कैलोरी, मल्टीप्लाई कर दिया गया। यहां तक जरा नोट करिए सब लोग, इतना नोट करिए सब लोग, प्रॉपर सब लोग नोट्स बनाइएगा। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा यहां से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं टेम्परेचर। बेसिकली आपने देखा होगा टेम्परेचर, आप दुनिया में टेम्परेचर की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी गई है। मतलब कोई ऐसा नहीं बोला गया कि कोई, जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ सबकी डेफिनेशन दी गई है, लेकिन टेम्परेचर की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है दुनिया में। सिर्फ ये बोला गया कि आप उसको सेंस करके बता सकते हो, मतलब टच करके बता सकते हो कि ये बॉडी हॉट है कि कोल्ड है। ऐसे इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो टेम्परेचर एक लैटिन वर्ड है जिसको कोई डेफिनेशन दुनिया ने नहीं दी है, कोई भी साइंटिस्ट इसको डेफिनेशन नहीं दी है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंसिंग। सेंस करके आप बता सकते हो कि ये टेम्परेचर गर्म है या ठंडा है। उसके बाद एक टॉपिक और आता है कि हमने बोला कि एक ऐसा टेम्परेचर, मतलब मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये ऑक्सीजन है, ये सारी गैसें अपना अपना टेम्परेचर, लेकिन एक टेम्परेचर पे आके इनकी एक्टिविटी मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब वो टेम्परेचर होता है -270, इन सबको पीछे हटाएंगे तो -273 एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। जहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसको टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जहां पर मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी जीरो हो गई, इसका मतलब वहां पर प्रेशर भी क्या हो गया? जीरो हो गया। प्रेशर जीरो हो गया तो क्या बोला उसको? एब्सोल्यूट प्रेशर बोला गया। जब प्रेशर जीरो था तो टेम्परेचर भी जीरो, क्योंकि P इज अ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। जब टेम्परेचर जीरो हो गया, जैसे हमने यहां बोला जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, इसका मतलब टेम्परेचर जीरो हो गया। टेम्परेचर जीरो हो गया तो इसका मतलब इसको बोला गया था स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी। स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी फ्लूइड में आपने पढ़ा हुआ स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट कुछ नहीं होता है, जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है वही पॉइंट क्या होता है? स्टैग्नेशन हो जाता है। यहां पर भी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जा रही है, यानी कि मॉलिक्यूल की एक्टिविटी जीरो है। मतलब एक तरीके से मॉलिक्यूल्स उस जगह पर बिल्कुल डेड पड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हिमालय पर कोई मर जाता है, ठीक है,
अगर उसकी बॉडी वहां छोड़ देंगे तो इनफाइनाइट समय तक बॉडी वो ना सड़ेगी ना गलेगी, जैसी है वो वैसे ही रहेगी। यानी कि जो भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं वो क्या है, डेड हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो जो जैसा है वैसा ही आपकी बॉडी पड़ी रहेगी। फ्रिज पे आप जो आपके घर पे फ्रिज है, फ्रिज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनमें जो मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी है, जो बैक्टीरिया है, वो ग्रोथ ना कर पाए। यानी कि दूसरी भाषा में कह सकते हैं, ये इस पॉइंट पर बैक्टीरिया ग्रोथ क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जब बैक्टीरिया ग्रोथ जीरो हो जाएगी तो टेम्परेचर कहां से आएगा, जीरो हो गया, प्रेशर जीरो हो गया। उसी को क्या बोला गया, एब्सोल्यूट प्रेशर बोला गया है, एब्सोल्यूट जीरो बोला गया, या टेम्परेचर जीरो हो गया, उसी को हमने बोल दिया स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी बोला गया। मतलब सारी की सारी चीजें जीरो। अब जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, अब दूसरी भाषा में बात समझ में आती है कि पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आपकी कोई चीज जीरो हो गई, इसका मतलब उसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, नो चेंज। मतलब आपका कुछ चेंज नहीं आ रहा, मतलब यहां पर वॉल्यूम क्या हो गया उसका। जब आपकी बॉडी में बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ ही नहीं तो आपकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आया। जब आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं आया तो वॉल्यूम आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या हो गया, जीरो। तो एक डेफिनेशन इसलिए दी गई थी, गैस विल नॉट ऑक्युपाई, मतलब घेरना, एनी वॉल्यूम, कोई गैस कोई आयतन नहीं घेरती है एट ए सर्टेन टेम्परेचर, निश्चित ताप पर। और निश्चित कौन सा हमने बोला गया है अभी, -273.1.5 डिग्री सेल्सियस। दिस टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बात खत्म हो जाती है यहां पर। फिर 3 स्केल आते हैं, 3 स्केल दिए गए थे। एक था डिग्री सेल्सियस केल्विन वाला, एक था सेल्सियस वाला, एक था रैंकाइन, एक था फारेनहाइट। इन तीनों में एक रिलेशन दिया गया था C/5, F-32/9, K-273.5 और R/4। इन तीनों का रिलेशन हमने यहां दे दिया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये रिलेशन बहुत पूछा था, C/5 = F-9। मतलब कि रैंकाइन को सेल्सियस में या सेल्सियस को रैंकाइन में बदलना या फारेनहाइट को रैंकाइन में बदलना, यहां से आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद बोला गया TC, सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब अगर आप केल्विन में कोई चीज बदलना चाहते हैं तो आप उसमें 270, सिंपल सी बात है, अगर आप केल्विन बदलेंगे तो 273 जोड़ देंगे, किसी में से 270 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेल्सियस में चला जाएगा। चलिए, हमने कहा कि जब किसी को सेल्सियस में बदलना होता है तो -270 करते हैं, केल्विन बदलना तो 273 जोड़ देते हैं। बस इतनी बात ध्यान रखिए, उसी को हमने बोल दिया सेल्सियस स्केल। अब आते हैं आपसे, ये एसएससी में ये तो सब नहीं पूछने वाला, ये बात पूछी गई, सारी बातें यहां से आप इतनी बातें नोट करेंगे, उसके बाद ये बात नोट करेंगे, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ वैसे लिख भी दिया कि डिस्कवर 1742, डिस्कवर 1710 में हुआ था, ये डिस्कवर इतने 1717 में हुआ था, ठीक है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। चलिए बात करते हैं, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है, तो चलिए बात करते हैं। हम जानते हैं PV = mRT, आदर्श गैस समीकरण सबने पढ़ा है, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट है, तो हम छोड़ दें इसको, 1 मान के इसको छोड़ दीजिए, क्या हो गया, P = T। अब हमने बोला कि P अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, पहले मैंने बोला प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर का मतलब ये हट गया, क्या बचा, V is proportionally T। तो वॉल्यूम की वजह से मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मेरा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है तो मेरा टेम्परेचर भी घट रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम जो हो गया वो वॉल्यूम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। अब वॉल्यूम क्या हो गया, यहां पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया, ऐसे यहां लिख दीजिए। अब मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट कर दीजिए, वॉल्यूम कांस्टेंट है, P is proportionally T बचा। अगर मेरा प्रेशर बढ़ रहा है तो मेरा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, यानी कि प्रेशर बढ़ रहा है तो मेरा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो प्रेशर मेरा क्या हो गया, प्रेशर इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। बेटा देख लो, बेसिकली क्या होता है कि जिसकी वजह से, जिस प्रॉपर्टी की वजह से मेरा टेम्परेचर बढ़े वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है और कुछ भी नहीं है। यहां पर वॉल्यूम की वजह से मेरा टेम्परेचर बढ़ा, तो वॉल्यूम क्या हो गया, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई।
प्रेशर की वजह से बढ़ रहा था, प्रेशर की वजह से जो बढ़ रहा था टेम्परेचर, वो प्रेशर क्या हो गया, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया। क्वेश्चन आपका एसएससी में बहुत पूछे गए, ये दोनों ही बहुत पूछे गए। लोग लगा देते हैं, कहीं ये लगा देंगे कहीं वो लगा देंगे, लेकिन बेसिकली होता ये है, उसने कंडीशन दी होगी कि प्रेशर कांस्टेंट है मेरा, तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी। तो आपको ये बात याद रखनी है, रटनी तो है नहीं, सिंपल है बिल्कुल, इतना याद रखिए और इतना नोट करिए जरा, इतना नोट करिए जरा इतना नोट करिए सब लोग। चलिए अब हम बात करते हैं थर्मोकपल की। बेसिकली थर्मोकपल पर हमने क्या किया कि दो डिसिमिलर मेटल हॉट और कोल्ड जंक्शन में मिला दिए। मतलब कि हमने बात की दो टाइप के, हमने थर्मोकपल, आपसे एसएससी पूछता है कि थर्मोकपल क्या टाइप का, एक सीबेक इफेक्ट, एक पिल्टर इफेक्ट। तो पहले बात करते हैं सीबेक इफेक्ट की। हमने सीबेक इफेक्ट में क्या लिया है, यहाँ पर कोल्ड का मतलब हमने यहाँ पर आइस भर दी है, कोल्ड का मतलब है कि हमने यहाँ पर आइस लगा दी है, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस की। यहाँ पर हॉट जंक्शन है मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ है, जब इनमें इनको डुबोएंगे, डिसिमिलर मेटल है, कोई भी दो मेटल हो सकते हैं, इन्होंने डुबोया और यहाँ पर हमें पता लग गया कि इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया, यानी करंट ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। इट इज बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट पर ये आधारित होता है, जो कि यूज होता है। दो ही बातें पूछी गई हैं कि जो सीबेक इफेक्ट होता है वो किस में यूज होता है, तो यूज होता है पावर प्लांट में, इसका यूज होता है और ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। मोस्टली प्रिसाइज थर्मोमीटर, ये बहुत ही प्रिसाइज थर्मोमीटर होता है, जो कि -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर करता है। द सीबेक इफेक्ट कन्वर्जन हीट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी दिख रहा है वैसे। इसके दूसरा है पिल्टर इफेक्ट। पिल्टर इफेक्ट जस्ट सीबेक इफेक्ट का अपोजिट है। इसका मतलब ये पावर प्लांट में यूज होता है, वो रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होगा, लिखा हुआ है यूज थर्मोमेट्रिक रेफ्रिजरेंट, यानी कि इसका इस्तेमाल थर्मोमीटर में, सॉरी रेफ्रिजरेटर में होता है। तो जब भी पिल्टर इफेक्ट का नाम आएगा तो आप आंसर लगाएंगे, रेफ्रिजरेटर में इसका इस्तेमाल होता है। जब भी सीबेक इफेक्ट का नाम आएगा वो पावर प्लांट में यूज होता है। इसके अलावा एसएससी ने इससे कुछ नहीं पूछा, आपको मेटल से कोई लेना देना नहीं है, बेसिकली इससे भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये नहीं आया, बस ये बात इतनी सी पूछी गई है। उसके बाद है थर्मोमीटर। दो टाइप के थर्मोमीटर भी हमने बात की, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, जिनकी वजह से आपका टेम्परेचर बढ़े वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। यहां पर कुछ टेम्परेचर 200 -200 से लेके 500 तक बेसिक यूज हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल हुई है। -200 से लेके 1500 डिग्री से जिसमें नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल हुई है। -268 से 500 तक ये हीलियम इस्तेमाल हुई है। अब एक कॉमन क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि आपको कई सारे टेम्परेचर दिए होंगे, उससे पूछेगा अननोन टेम्परेचर कौन सा है। तो एक शॉर्टकट बनाया गया है, इसको बोलते हैं फॉल्टी थर्मोमीटर। मतलब हमें पता नहीं है कि अगले वाले टेम्परेचर का क्या, जो हम नया टेम्परेचर बना रहे हैं या नया थर्मोमीटर बना रहे हैं उसका हम टेम्परेचर क्या रखने वाले हैं। तो हमने एक डायग्राम बनाया है, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, अपर फ्रीजिंग पॉइंट, टीसी, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, अपर फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब टी फाइनल, ठीक है, या टी इनिशियल कह लो इसको, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो टेम्परेचर हमें ये फाइंड करना है, टेम्परेचर ऑफ द करेक्ट स्केल जो हमें फाइंड करना है वो ये वाला स्केल है। लोअर मतलब जो हमें फाइंड करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, टीसी माइनस एल एफ सी, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, फिर इसमें से इसको घटा दो, अपर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, बराबर टी फाइनल माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, फिर इसमें से इसको घटा दो, अपर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस लोअर फ्रीजिंग। यहां पर जो भी आपको निकालना हो टी फाइनल या टी सी, वो आपको निकल के आ जाएगा अपने आप, आपको कोई मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल इस पे 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, एसएससी ने मैकेनिकल में 2-3 बार न्यूमेरिकल पूछे हैं। यही करोगे तभी आपको समझ में आएगा रखने पे वैल्यू कैसे, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि यहां पर हम वैल्यू कैसे पुट कर रहे हैं। इतना नोट करिए सब लोग, यहां तक नोट करिए। उसके बाद हमें दो अप्रोच दी गई थर्मोडायनेमिक्स से, दो अप्रोच है, एक माइक्रो एंड दूसरा माइक्रो। माइक्रो और मैक्रो एंड माइक्रो अप्रोच। अप्रोच का मतलब है दृष्टिकोण। अब दृष्टिकोण हमें दो दृष्टिकोण थर्मोडायनेमिक्स में दिए, इस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, जिसको हमने बोला, देखिए आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा एसएससी, पूछेगा बस ये क्या होता है कि माइक्रो का मतलब क्या होता है।
इसको बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। यही आपसे पूछेगा एसएससी, और पूछा भी गया है। दूसरा है माइक्रो का मतलब है टोटल या बिग या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहां पर दोनों का सम होगा, एक तरीके से ये सम है, ठीक है। होल सिस्टम आउटसाइड रेफरेंस, मतलब सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें जो सिस्टम के बाहर मिल रहा है हमें उससे लेना देना है। ओवरऑल इफेक्ट कंसीडर, हमें यहां ओवरऑल इफेक्ट कंसीडर, मतलब ओवरऑल का मतलब एवरेज, एवरेज इफेक्ट यहां कंसीडर करेंगे। इंडिविजुअल बिहेवियर नॉट कंसीडर, यहां पर अलग अलग बात करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास में पानी है, अब वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हमने कुछ मॉलिक्यूल्स यहां बाहर निकाल लिए और उन सबको निकाल के काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारी एनर्जी देख ली और बोल दिया कि सबको हमने, भाई एक ग्लास में आपके पास इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमारे पास इतना समय नहीं कि हम इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर सके। हमने वहां से 4, 5, 10, 20 लिए, उनका एवरेज निकाला, बोला हाँ इनका प्रेशर इतना है, इनकी वेलोसिटी इतनी है, इनका टेम्परेचर इतना है, बस बात खत्म की, हमने एवरेज कंसीडर किया। मतलब कि हम आउटसाइड रेफरेंस ले रहे हैं, अंदर अब ज्यादा क्या हो रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, इसीलिए हमने बोला इंडिविजुअल बिहेवियर नॉट कंसीडर। हर किसी का इंडिविजुअल बिहेवियर कंसीडर नहीं किया जा सकता थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को, बिहेवियर को फॉलो करती है, ना कि माइक्रो को। माइक्रो का मतलब है स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक, मतलब स्मॉल, लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट, इंटरनल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये एनर्जी से रिलेशन है, मतलब अंदर की बात है। भाई जाए समझ में आ रहा है, सेंसिबल क्या होती है, हीट अंदर होता है, यानी सब अंदर की बात, यानी कि कंप्लीट नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, तभी हम उसका बिहेवियर पता कर सकते हैं। मतलब अगर सिस्टम के अंदर, मान ली वाटर के अंदर 1000 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो हमें 1000 की स्टडी करनी है, उन सबको जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमें बताना है। बेसिकली रिजल्ट जो जो हम जोड़ेंगे लगभग लगभग इसके बराबर ही आता है। कुछ एरर होती हैं तो एरर को हम देते हैं छोड़। जब हम एरर को छोड़ देते हैं तो उससे हमें एरर से तो कोई लेना देना नहीं है, एरर से तो हमें तो कोई लेना देना नहीं है, एरर हमने छोड़ दी। इसीलिए ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को थर्मोडायनेमिक्स फॉलो नहीं करता है। अब हमने देखा कि डेंसिटी, अब ये जो माइक्रोस्कोपिक है ये हमेशा एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल की जाती है। फाइटर प्लेन जितने भी होते हैं बहुत ज्यादा हाइट पर उड़ते हैं, क्योंकि वहां पर डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होने के मॉलिक्यूल्स की मात्रा भी कम होती है। इस वजह से जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं वो ज्यादा हाइट पर उड़ते हैं। इसकी वजह से जब हाइट पर उड़ते हैं तो फ्रैक्शन कम लगता है, फ्रैक्शन कम लगने की वजह से क्या होता है, फ्यूल कम खर्च होता है। देखिए मैं बताता हूं, डेंसिटी होती है m/v। अगर P बराबर क्या होता है, ρgh। अगर मेरी हाइट बढ़ गई तो मेरा प्रेशर भी बढ़ गया, अब प्रेशर बढ़ गया तो मेरी डेंसिटी भी बढ़ गई। बढ़ गई कि घट गई? डेंसिटी जब ऊपर जाते हैं, डेंस तो क्या होता है, जब हाइट बढ़ती जाती है तो बेसिकली आपकी डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो आपके मॉलिक्यूल्स भी कम हो रहे हैं। जब आप एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, एटमॉस्फेयर में आपके मॉलिक्यूल्स कैसे आपस में बंधे हुए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा डेंस है। जब आप जैसे जैसे प्रेशर कम होता जा रहा है, आप प्रेशर कम हो रहा है तो उनकी जो बॉन्डिंग भी वो भी कम होती जा रही है, मतलब ये है। अब आप डेंसिटी भी कम हो रही है कि मॉलिक्यूल्स भी कम हो रही है, यानी मॉलिक्यूल्स का मतलब है जो पहले ऐसे बंधे हुए थे एटमॉस्फेयर के अंदर, वो अब ऐसे होने लगे, इस तरीके से दूर दूर होने लगे। अब देखो अगर यहां से मैं फाइटर प्लेन गुजारूंगा तो यहां पर बहुत ज्यादा कंडेंस है, तो यहां पर फ्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई लगेगा, ठीक है, फ्यूल भी ज्यादा खर्च होगा। तो जितनी हाइट में हम ज्यादा जाएंगे मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते रहेंगे, फ्रैक्शन कम लगेगा, फ्यूल्स भी कम होगा। तो जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को ज्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। इतना नोट करिए जरा, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए।